नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत का एक राज्य पिछले लगभग 2 साल से हिंसा की चपेट में रहा है। जातीय संघर्ष वहां इतना बढ़ गया है कि दो समुदाय अब एक दूसरे के सामने तक नहीं आना चाहते हैं, एक दूसरे के इलाके से गुजरना तक नहीं चाहते हैं। ये राज्य है मणिपुर। जातीय संघर्ष 3 मई 2023 को शुरू हुआ था। तब से लेकर इस साल फरवरी तक वहां पर एन बीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में भाजपा की सरकार थी। फरवरी में एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या है मणिपुर के हालात, इस बारे में आज हम शो में बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशरोती, और हमारे साथ हैं पत्रकार याकूत अली, जो कि पिछले कुछ समय से मणिपुर पे कवरेज कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। संगीता जी, इसी कार्यक्रम में हमने पहले भी बात की थी मणिपुर के बारे में, पर तब इस हिंसा के इस बार 2 साल हो रहे हैं। पिछले साल जब हम बात कर रहे थे तब स्थितियाँ बहुत अलग थीं, पर एक स्थिति जो थी, जो हिंसा थी, हम वो लगातार देख रहे थे, वो हो रही थी। अब जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके ठीक उसी के शासन में अब राज्य में काम चल रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या स्थिति है मणिपुर की, आप उसे कैसे देख रही हैं? देखिए, पहला चीज तो जो गवर्नर अजय भल्ला का था, जिसको हमने देखा कि कैसे ये लूटेड आर्म्स जो है उसको वापस कैसे लाया जाए। वैली में जो लूट हुआ ना आर्म्स का, और क्या मतलब एक जो डेटा जो है हमारे साथ पास, उसको कहता है कि ओवर 6000 आर्म्स लूट किया गया। सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स जो सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इनकम टैक्स, हमारे इनकम टैक्स के, वो लूट हो गया है। और एक स्टेट का आर्मरी लूट होना एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब स्टेट के खिलाफ बगावत माना जाना चाहिए। सो मुझे जो दिखा प्रेसिडेंट्स रूल के बाद कि पहला काम जो गवर्नर भल्ला का था कि इसको सीधा करना है, तो उन्होंने वार्निंग्स भी दिए, पहले रिक्वेस्ट फिर वार्निंग्स, 3-4 ऐसे रिक्वेस्ट आए। उसमें हमने देखा कि कुछ आर्म्स वापस आया। लेकिन अभी सबसे उसमें हमने देखा है अरम्बाई टेंगोल जो जिसका पास पूरा एक्यूजिशन है कुकीज का कि इन्होंने हमारे घर जलाए, इन्होंने हमारे अटैक करे और हिंसा सबसे आगे रहे, मॉब में आगे रहे। तो ये वाले जो था उन उनका भी हमने एक बार वीडियो वगैरह देखा कि एक ट्रक में लाके 126 वेपन्स वापस कर रहे हैं, 226 वापस कर रहे हैं। उसके बाद पता चला कहीं और जगह में भी किया है। टोटल सम 300 एंड समथिंग वापस आए एक ही दिन में। मतलब इट वाज अ बिग एक शो जैसा लगा कि मतलब पहले गवर्नर से मिले, उसके बाद वो आके करे। तो एक स्टेटमेंट भी वो देना चाह रहे थे कि हम अब हिंसा छोड़ रहे हैं। तो ये वाले हमने देखा। तो उसके बाद लेकिन क्यूरियसली एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि जो डेटा पहले आता था, मतलब पार्लियामेंट असेंबली में भी उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि इतने वेपन्स लूट गए, इतने वेपन्स आ रहे हैं। तो जगह जगह पे वेपन्स कलेक्ट करने के लिए बक्से भी डाले थे वैली एरिया में। तो उससे कितना आया तो हमें थोड़ा थोड़ा उसको जानकारी मिली। लेकिन अभी तक पूरा उसके बाद जो गवर्नर के कॉल के बाद क्या कितना आया और कितना नहीं आया, ये वाली बात हमारे अभी मतलब उसमें प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं है। एज जर्नलिस्ट आई एम लिटिल आई वांट टू हाईलाइट दिस कि ये हमें नहीं मिला। और कहने में तो ये भी हो रहा है कि बहुत सारे बेच भी दिए गए म्यांमार साइड में। शायद वो भी रियलिटी हो, क्योंकि वहां पे भी सिविल वॉर चल रहा है। तो एक वेपनाइजेशन, एक जो मतलब वो एक समाज एक बहुत लंबा स्ट्रेच ऑफ जियोग्राफी में हुआ, ये मणिपुर का वायलेंस में हमने देखा। और उसके बाद जो हमने देखा कि डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं अभी भी डिस्प्लेस्ड हैं, हजारों लोग डिस्प्लेस्ड हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। इसमें हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि डिग्री में भले कुकीज ज्यादा मरे और अटैक हुए, ज्यादा नुकसान उनका नुकसान हुए, बट कुकीज मेटेज भी बहुत सारे लोग अभी भी डिस्प्लेस्ड होके ये रिलीफ कैंप्स में हैं। तो उनका क्या हालत है आप देखिएगा। मतलब कोई अगर 2 साल होने को आया, ये मई 3 को 2 साल होगा, उसमें घर नहीं है ना फ्यूचर, क्या है, उनका लाइवलीहुड चला गया है। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ। आप तो मतलब मैं इम्फाल एरिया में मैं कह रही हूँ, वैली एरियाज में, जिन्होंने बहुत कर्जा लिया हुआ है, मतलब क्योंकि उनका लाइवलीहुड चला गया है। और बहुत सारा इंटरेस्ट में, हाई इंटरेस्ट में लोगों ने ये घर चलने के लिए, लाइफ अपने चलने के लिए कर्जा लिया हुआ है। मतलब आप सोचिए कि आम जनता का एक लाइफ कैसे चेंज हो गया। तो प्रेसिडेंट्स रूल तो भले आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए, इट्स गुड न्यूज, अच्छी खबर है कि ऐसे एक चीफ मिनिस्टर जो हमने देखा कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तो उनको हटाया गया, बहुत
बाद में हटाया, लेकिन बाद में हटा दिया। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हिसाब में रखने की लाने की अब पहला प्रायोरिटी ये है। लेकिन उसके बाद आना शायद पड़ेगा जल्दी से कि लोगों का जो लाइफ जो जीवन अस्त हुआ है, पूरा खत्म हो गया है, वो नॉर्मलसी कब आएगी? जी, याकूत आप इस बीच में कई बार गए हैं, आप जब से हिंसा शुरू हुई है तब से आप वहाँ रहे हैं। आप क्या पाते हैं कि पहले जो सिचुएशन थी और अब फरवरी के बाद प्रेसिडेंट रूल रखने के बाद में आपको क्या ज़मीन में बदलाव दिखाई पड़ा? प्रेसिडेंट रूल के बाद ना मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की ग्राउंड पे कि लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। जबकि प्रेसिडेंट रूल के बाद तो लोगों को एक बार टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि अब तो सेंटर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन लोग बोलते हैं कि केस लग जाएगा, खुल के चेहरा मत लो। जो बात है, अगर कोई CSO है तो वो बोल रहा है कि मुझे कोर्ट मत करो, आप किसी के हवाले से लिख दो। और जैसे मैम ने भी कहा कि लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, तो मुझे याद आता है बीरेंद्र सिंह का वादा, उन्होंने कहा था कि लोगों को वापस अपने गाँव में सेटल किया जाएगा। अभी तक लोगों को रीसेटल नहीं किया गया है, फैब्रिकेटेड घरों में लोग रह रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये जितना बड़ा हमारा स्टूडियो है, इससे भी हाफ अगर कोई जगह है, वहाँ पे 6 लोग रह रहे हैं परिवार के, जो कि पूरा एक अपने बड़े डबल स्टोरी घर में रहा करते थे। तो लोगों का दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, वो ये बस के कहते हैं कि वॉर रुके या ना रुके, आप हमें हमारे हाल पे हमारे गांव जाने दो। वो भी सरकार नहीं कर रही है। वो यहाँ तक कि ये भी कहने को तैयार हैं, कह रहे थे मुझे कि हम चले जाएंगे, खुद से बना लेंगे, सरकार मत दे बना के, लेकिन हमें वापस से हमारी जगह पे जहाँ पे हम खेती करते थे, रहते थे, वहाँ पे हमें जाने दिया जाए। ये मेटे एरिया में कह रहे हैं? ये दोनों तरफ का हाल है। अगर आप बात करें, और रिलीफ कैंप्स का हाल क्या है, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? रिलीफ कैंप में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम व्यवस्था की बात करें, 1000 लोग, अगर मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको कि एक कोई रिलीफ कैंप है, जिस गवर्नमेंट कॉलेज को रिलीफ कैंप में कन्वर्ट किया है, 1000 लोगों के बीच में 8 से 9 बाथरूम, और वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे लोग एडजस्ट कर रहे हैं जो अपने घरों में रहा करते थे। कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, लोगों के पास मेडिसिन्स की कमी है, खाने को हम लोग जैसे यहाँ पे दिल्ली राजस्थान के इलाकों में हम दाल चावल ज़्यादा खाते हैं, तो सरकार वहाँ पे भी जैसे जो वादा किया था सरकार ने, दाल चावल पहुँचा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें दाल चावल खाना ही नहीं है, हम ये सब नहीं खाते हैं, हमें जो खाते हैं हमें वो वाली चीज़ें पहुँचाई जाएँ, लेकिन सरकार हमें दाल चावल पहुँचाती है। ये मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि हमें दाल चावल खाना ही नहीं है, लेकिन रोज़ हम वही खा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रही हैं। कुछ कुकीज़ जो है इम्फाल आना चाहते हैं, उनके घर हैं, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि सारी हॉस्पिटल्स इम्फाल में, वो आ नहीं सकते हैं। जी, यानी कि आम व्यक्ति अभी तक प्रभावित चल रहा है 2 साल होने को। तो एक और चीज अब जिसमें थोड़ा सा उभर के आया है, उसको थोड़ा सा ऊपर रखना भी बहुत जरूरी है। ये जो 2 साल में जो लोगों का जो जीवन दोनों साइड से, कुकीज में और मेटे में, दोनों साइड में जो अपना घर छोड़ना, अपना घर क्या चीज होता है? अपना घर सबसे एक सिक्योर्ड प्लेस होता है, तो वो सेफ प्लेस ही दोनों तरफ सेफ नहीं रहा कम्युनिटीज के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपका एक जो मेंटल कंडीशन जो है, मेंटल हेल्थ जो है, एक बड़ा इशू है। तो ये उसमें तो हम जा ही नहीं रहे। जब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लगने की, और इसके बाद जब संसद में ये मसला आया, हम यहाँ आम लोगों की बात कर रहे हैं, पर क्या आपने पाया कि जब संसद में चर्चा हो रही थी तो कहीं से कहीं तक भी आम लोग उसके केंद्र में थे? नहीं थे उसमें। तो एक तो बड़ी बात तो ये है कि आप मणिपुर हमेशा मिडनाइट के बाद डिस्कस करते हैं। आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है? 70-80 मतलब लाख लोग जो 1000 लोग जो आपका मतलब रिलीफ कैंप में रह चुका है, उस जगह पे इतने सारे लोग 200 से ज्यादा लोग आपका मर चुका है, तो वहां और अभी भी शांति का कोई आसपास दिख नहीं रहा कुछ भी। तो आप उनको मिडनाइट के बाद डिस्कस करेंगे? आप डिस्कस ही नहीं करना चाहते। आप ही का सरकार है, आप क्या छुपा रहे हैं? सो ये जो हम देखते हैं, जैसे इम्फाल ये
ईस्ट का जो एमपी को हम देख रहे हैं, बिमोला कोइजाम, वो हमेशा गुस्सा में रहता है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो जाते हैं वहां, वो देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। फिर हम इम्फाल वेस्ट मतलब मणिपुर वेस्ट का भी हम जो देख रहे हैं, आउटर का भी जो एमपी है, वो भी ऐसे ही गुस्से में आ रहे हैं। हाँ, मतलब कांग्रेस के हैं वो दोनों, लेकिन वो रिप्रेजेंट लोगों का नुमाइंदा भी है, क्योंकि उनको जाके जवाबदेही करना है, वो जवाबदेही है उनको वापस जाके दिल्ली में क्या देखा, क्या हुआ, क्या तो हमारी बात आगे क्या पहुंचाई आगे गई। पहुंचाए। तो ये जो है, तो और मेन रीजन बीजेपी को तो दोनों ही सीट, मतलब एक बीजेपी के एलआई को और एक बीजेपी को सीट मिला हुआ था, ये सब एमपी सीट्स पार्लियामेंट में मिला, उनको रिजेक्ट किया गया इस बार। तो क्यों रिजेक्ट किया गया? तो लोगों को लगा कि दोनों तरफा लोगों को लगा कि हमारी आवाज दिल्ली नहीं सुन रही है। तो ये एक जो टिपिकल सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में होती है, दिल्ली दूर है, दिल्ली हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करते हैं, ये मुझे लगता है मणिपुर में एक बार और उभर के आया है। अब मैते समाज में किसी से भी आप बात करें, उनको भी लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात एक तरफा। और उसके बाद जब आप कुकीज के बारे में, तो वो भी कहते हैं कि हम एक तरफा, तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये इसमें जब हम देखते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। तो कॉमन लोग इसमें दोनों तरफ से पॉलिटिक्स खेलने वाले पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जब पिस रहे हैं बीच में। जी। या कुछ जब एन बीरेन सिंह की सरकार थी, उनकी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा था कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। खुद वो मेइतेई समुदाय से आते हैं और मेइतेई समुदाय भी उनसे नाराज़ चल रहा था। उनके इस्तीफे के बाद क्या प्रतिक्रिया थी राज्य में? इस्तीफे के बाद से लोगों को लगा था कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि इस्तीफे की जो डिमांड थी वो दोनों ही समुदाय के लोग कर रहे थे कि बीरेन सिंह को हटा दो, उसके बाद हम बात शुरू करेंगे। दूसरी तरफ लोगों को एक उम्मीद थी कि चलो अब बीरेन सिंह को हटा दिया है तो शायद सेंटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। लोग बोल रहे थे कि चलिए अब हो सकता है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए नहीं। अभी आप गृह मंत्री के बयान की बात कर रही थी, तो गृह मंत्री ने मतलब डिस्कशन तो उसको नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव कर रहे थे। जैसे वो बोल रहे हैं कि नवंबर से अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई, जबकि हम तो देख रहे हैं प्रेसिडेंट रूल में भी वहाँ पे हिंसा नहीं रुक रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है ना। और जो लोगों की नाराज़गी है वो वही लोग बात करते हैं कि हमें हमारे घर सेटल कर दो, वापस हमें अपनी जो ज़िंदगी है हमें वो जीने दो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं अभी कहूँगा नहीं, क्योंकि अभी हमारी कुछ स्टोरीज़ भी आनी हैं उस पर, उसके बाद हम एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर बात करें जैसे स्टेट को लेकर जो लोगों का वहाँ पे रवैया है, तो लोग कह रहे हैं कि बीरेन सिंह चले गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मतलब कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने ये बताया कि वो अभी भी बैकडोर से चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स को धमकी भी मिलती है, ऐसा लोगों ने बताया कि आपको यहीं रहना है, आपका परिवार यहीं है, और मैं एक बार फिर वापस आ जाऊंगा क्योंकि मेरी ही सरकार है, सेंटर में भी स्टेट में भी। इस तरीके की बातें वहाँ पे चल रही हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर ने मुझे बताया और वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी। संगीता जी, जब हम बात करते हैं पीस टॉक की, जैसा कि गृह मंत्री जब पिछले दिनों गए थे, उससे पहले उन्होंने दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग करी थी, तो जब हम पीस की बात करते हैं, उनकी पीस टॉक में ऐसा क्या है कि वो ज़मीन पे अमली जामा उसे नहीं पहनाया जा पा रहा? क्यों उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है? अगर वो इतना पीस टॉक करना चाहते हैं और वो लगातार कि नहीं शांति आ गई, ऐसे दावे सरकार ने पिछले 2 साल में कई बार किए हैं, क्या चीज़ है जो ज़मीन पे उतरने में मदद नहीं कर रही है सरकार की, या सिर्फ ये उनकी ख्याली बातें हैं? जी, सही, आपने सही सवाल पूछा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ना पीस आती है और जाती है। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बोरो कम्युनिटी का भी आप देख लीजिए, तीसरी बार एग्रीमेंट साइन हुआ। लोग सोचते हैं कि भाई इस बार तो पीस आया, फिर थोड़े दिन बाद पता लगा कि पीस नहीं आया, फिर दोबारा पीस लाने की कोशिश, एक और एग्रीमेंट, तीसरी बार हुआ कि अभी हम सोच रहे हैं कि इस बार पीस परमानेंट हो बोरो समाज में, ठीक है, और वहाँ आगे बढ़े और कुछ चेंजेस भी आने को हमने देखा है, विच इज पॉजिटिव। तो मुझे लगता है इसी बात को मैं आगे मतलब आगे लग के ये कहना चाहूंगी, अमंग द कुकीज एंड द मेटेस, अगर पीस है तो ये पीस ना न्यू दिल्ली नहीं ला सकते, ये पीस पॉलिटिशियंस नहीं ला सकते, ये पीस ना बीरेन सिंह ला सकते हैं, ना इनके कुकीज का कोई जो लीडरशिप ला सकते हैं। ये कौन ला सकते हैं? मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कम्युनिटी का जो है, कम्युनिटी में से लीडर निकलने पड़ेंगे जो कि देखो, पहली बात तो ये है कि स्टेट, क्या स्टेट, तो मैते लोग तो नहीं चाहते कि स्टेट डिवाइड हो, और ये एक रियलिटी भी मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे को पर्सनल ओपिनियन मांगो तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट ए रियलिटी,
कि स्टेट को आप झगड़, मतलब पहले भी हमने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखा है और बहुत सारे और जगह में देखा है, वायलेंस देखे हैं, तो उसमें वो स्टेट को डिवाइड नहीं किया गया, कुछ और चीजें देने की कोशिश किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मोर दिया देने की कोशिश किया गया हो, जैसे ऑटोनमस काउंसिल वगैरह जो दिया है। तो ये सब का कुछ एक मिडिल पाथ जो है निकलेगा तब जब कम्युनिटी के लोग आस पास एक दूसरे के साथ बैठेंगे और एक दूसरे को बोलेंगे कि तुमने हमारे लिए ये किया, और वो कहेंगे कि तुमने हमारे लिए ये किया। जब ये सेंस ऑफ एक जस्टिस दोनों साइड से आना पड़ेगा कि हाँ भाई तूने ये किया, एक्नॉलेज करो। इट्स अ वेरी ट्राइबल थिंग, यू नो, आप गलती किए, आप एक्नॉलेज करिए। ये साइड गलती किए तो एक्नॉलेज करेंगे, दूसरे साइड ने भी करे हैं तो आप भी गलती मानिए, और उसके बाद आप अब शांति के लिए जाइए, क्योंकि 2 साल भर लंबा समय है, 24 महीना। पर जैसा हम देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक जगह बैठें, पर क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिशिट है, कि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है? आप जब ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप कई बार देख रहे हैं, आप संगठनों से बात करते हैं और आप उसमें आपको नहीं दिखता कि वो एक साथ एक मेज़ पर बैठने को तैयार भी हैं। नहीं, देखिए, इस सरकार का जो रवैया रहा है पिछले 10 साल में, हमने जो ऑब्जर्व किया है, वो मुझे ये समझ में आता है कि ये बस बोल देते हैं कि बस केंद्र सरकार की बात, केंद्र सरकार की, और राज्य में भी बीजेपी ही सरकार है। तो इनका ये जो रवैया रहा है ना, जैसे इससे पहले एक पीस कमेटी बनाई गई, बस बोल दिया गया कि ये पीस कमेटी है, इसमें ये लोग हैं, लोगों को भी नहीं पता है, लोगों को बाद में पता पड़ रहा है कि मैं भी पीस कमेटी का हिस्सा हूँ। तो आप जब तक लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे कि कैसे हमें, हाँ, कैसे हमें रोड मैप लाना है, कैसे पीस लाना है, कौन है बड़े लोग वहाँ पे, किसकी सबसे ज़्यादा मतलब लोग सुनते हैं इलाके में, हर इलाके में, कि भाई यहाँ से एक्स पर्सन को सबसे ज़्यादा सुना जाता है तो इनसे हम बात करें। आपको ग्राउंड पे तो उतरना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भाई दिल्ली से ऑर्डर आ गया, कल से आपको सब नॉर्मल चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ गया है। एक कम्युनिटी सोच रही है कि भाई इसने मेरा घर जलाया, मैं इसके साथ कैसे बैठ जाऊं। तो वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनकी वो सुन रहे हैं, उनको सेंटर को अप्रोच करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड दूसरी बात ये है मीनाक्षी, इफ आई मे ऐड, कि देखिए हम ये गलती नहीं करना चाहिए हमें कि एन बीरेन सिंह जो है वो ही मेटे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो चाहते हैं कि उनको वो दर्जा मिले, लेकिन वो नहीं है, वो एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है। जी, वो नहीं है। बहुत सारे ऑल पॉलिटिशियंस भी हैं, वो जो सोचते हैं कि हम वॉइस है। नहीं, मेइतेई कम्युनिटी जो है वो पीस लविंग कम्युनिटी है। वो भी मतलब जैसे कुकीज भी पीस लविंग कम्युनिटी है, पर उनके भी एक सेक्शन है जो वायलेंस को भी चाहते हैं शायद कि चलता रहे। जैसे मेइतेई में भी चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म लाइन चले, कि इनका दुकान चले। ये दुकान चलने वाली बात अब चल रही है, लेकिन आम जनता का लाइफ इफेक्ट हो रहा है। बात तो ये है, हाँ, कम्युनिटी के वॉइसेस कुछ निकल के आना पड़ेगा, पर वो वॉइस थोड़ा सेन वॉइस भी होना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। खाली एक दूसरे को थ्रेटन करते रहने से, आपका धमकाने से नहीं चलेगा। फिर आप कुछ और ही चाहते हैं, इसका मतलब आप शांति शायद नहीं चाहते। अगला सवाल मेरा आपसे है, जब आप कुकी संगठन के लोगों से मिलते हैं तो क्या सामुदायिक स्तर पे, कम्युनिटी लेवल पर, क्या रिलीफ कैंप्स के लिए वहाँ पर उनकी तरफ से क्या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो मदद कर पा रहे हैं, या कुकी संगठन या मेइतेई संगठन? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी है और मैंने ग्राउंड पे भी ऑब्ज़र्व किया। इम्फाल में जो रिलीफ कैंप हैं उनके हालत थोड़े बेहतर हैं जो हिल में रिलीफ कैंप हैं उनसे, क्योंकि वहाँ कैपिटल है और जाहिर सी बातें सुविधाएं ज़्यादा हैं, लोग आसानी से मदद पहुँचा रहे हैं। लेकिन वहाँ से ज़्यादा हालत ख़राब उधर है हिल एरिया में, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। और गृह मंत्री ने एक वादा ये भी किया था कि वो डॉक्टर्स भेजेंगे, गुवाहाटी से जाएंगे और दिल्ली से डॉक्टर्स जाएंगे, डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं। और जो रिलीफ कैंप में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बाकी जगह तो लोग सरकार 10 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, लेकिन ये जो रिलीफ कैंप में जो बीमारियों के चलते मौतें हो रही हैं, उनका क्या, उनको कैसे कंपनसेट करेगी सरकार? और क्या उन्हें सरकार इम्फाल लाएगी? सरकार बोल रही फ्री मूवमेंट है, तो सरकार लेकर आए, ट्रीटमेंट कराए, पूरी फोर्स के साथ लेकर आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
संगीता जी, एक सवाल यहाँ पर जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि सरकार कहती है कि हम डॉक्टर्स को भेजेंगे, सरकार कहती है हम सुविधाओं को भेजेंगे, पर पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट के एक डेलीगेशन को वहाँ जाना था तो एकमात्र मेइतेई जज जो है कोटेश्वर सिंह, उनको जाने से मना कर दिया गया कुकी इलाकों में। तो अगर वही सरकार दावा कर रही है और फिर वही सरकार एक व्यक्ति को वहाँ नहीं पहुँचा पा रही, वो भी इतने बड़े सरकारी अधिकारी को, तो किस तरीके से काम चल रहा है वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ, अगर अब जो सेंटर का रूल है, ये बात राष्ट्रपति शासन लगने के बाद की है, उसके बाद भी वो जज अगर नहीं जा पा रहे राज्य के किसी इलाके में, तो ये किस तरीके से हम एक बफर जोन मान सकते हैं, पर वो कुकी बहुल इलाकों में नहीं जाएंगे, तो क्या ये डिवाइड इधर से ही क्रिएट नहीं किया जा रहा है? जी, आपका सवाल में ही मतलब जवाब है, देखने जाए तो। हाँ, तो उसमें बात ये है कि अगर सरकार, मतलब आप जैसे कोई मेइतेई कम्युनिटी से हो सकता है, बट वो जज है, ठीक है? वो उनको वो वहाँ जिस पद पे जाके, है वो संवैधानिक जी, पद है, वो उनका किसी एक संवैधानिक पद जगह है। का वो पक्ष नहीं ले जाएँगे सकते। वो जाएँगे और दोनों तरफ से बात देखेंगे और आके शायद वो, उनका जाना बहुत बेहतर ही होता शायद, लेकिन वो रोक दी गई। जैसे हमने देखा कि जैसे चीफ मिनिस्टर, वो जो एन बीरेन सिंह, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रह के उन्होंने दोनों तरफ से चीजों को नहीं देखने का जो एक उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। तो मेरा कहने का मतलब यही था जब मैं कह रही थी कि एन बीरेन सिंह मेइतेई कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में था। उन्होंने अगर गड़बड़ किया है तो वो पूरा मेइतेई कम्युनिटी पे नहीं देखना चाहिए, मतलब दूसरों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने क्या परमिशन लिया है? वो तो अभी देख अपना, हमने नॉर्थ ईस्ट में, मैं असम से आती हूँ, वहाँ पे हमने देखा है जातीयतावाद, एंटी फॉरेनर, ये वो करके कितने लोगों ने अपने पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाया है। तो क्या वो यही कोशिश कर रहे हैं? अपना जो लोगों का जो रॉ सेंटिमेंट है उसके साथ खेल रहे हैं क्या? ये एक सवाल है। तो ये हमें समय में हमें पता चलेगा। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि समुदाय समुदाय के साथ लड़ सकते हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में हमने ये पहली बार नहीं देखा है, हर जगह हमने बहुत सारे जगह में देखा है, समुदाय समुदाय के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन आप जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हो, आप एक समुदाय का साथ आप नहीं दे सकते। ये मुझे लगता है अगर किया है इन बीरेन सिंह ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर ये साबित होता है तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने एक जुर्म शायद किया हो ये में, क्योंकि कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट में है कि एक दूसरे के साथ मतलब आप नेबर बदल नहीं सकते, नेबर के साथ झगड़े, लेकिन सालों बाद नेबर के साथ आप सही रहे। जैसे आपने कुकी और नागा फाइट्स देखे, कुकी और नागाज में अभी कोई वो संघात नहीं है, जैसे एसमीज और बहुत सारे और कम्युनिटीज में बोरोस के साथ भी थे एंड ऑल दैट। अब ये सब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ। आप मतलब सब अपना पावर अपने पास नहीं रखोगे, आप सबको दोगे। नेबर है तो आपका इतना ये आपको मिलेगा, अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कुकीज का भी ये जो पीस आएगा तब इनको कुछ पॉलिटिकल कुछ देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो पॉलिटिशियंस जो शायद देना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि वो सोचता है कि ये सीक रॉ सेंटिमेंट को खेल के हम आगे बढ़ाए, पीस जाए बाहर में। उनकी बात पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर तो पूरे स्टेट के थे, लेकिन पूरे 2 साल में एक बार भी वो इम्फाल से बाहर नहीं गए। उनको जाना चाहिए था, लोगों से हाल लेना चाहिए था। और धीरे धीरे बल्कि हमें ये भी देखने मिला कि पुलिस भी वहाँ पे डिवाइड हो गई। जो मैतेई पुलिस है वो सिर्फ इम्फाल में रह गई, और जितने भी कुकीज़ जो इम्फाल में पोस्टेड थे उनको हिल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मोरे को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पे मैंने सुना है अभी भी 2-3 मैतेई ऑफिसर्स हैं, वो भी एयर ड्रॉप किया गया है। हम बात कर रहे हैं कि वो डिवाइड ऊपर से ही हो रहा है, वो जो कोशिश है बांटने की, और शायद इसी से जो कुकीज़ की मांग है कि हमें एक अलग प्रशासन चाहिए, वो उसको जोर मिल रहा है कि हाँ जब सब कुछ अलग हो रहा है अनऑफिशियली, तो इसे ऑफिशियल कर दिया जाए, जो कि नहीं। देखिए, डिमांड तो ये है कि उनका पूरा प्रॉपर्टी जला, घर जला, ये वो उनके ज्यादा डेथ हुआ है, तो उसमें अगर वो एक गुस्से में आने वाली डिमांड, तो धीरे धीरे अभी 2 साल बाद वो टेबल पे आ जाना चाहिए था बात कि क्या एक्चुअली और रियलिटी क्या हो सकता है, रियल डिमांड क्या हो सकता है और रियल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये तो इस पे आ जानी चाहिए थे बात, जो अभी इतना आया नहीं है। अभी भी पीस की कोशिश
कोशिश सेंटर कर रहे हैं कि बट ये तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि कामयाब होगा, क्योंकि बेसिक चीजों में उनकी गलतियां है। तो ये यही वाली बात है। और दूसरी बात आप देखिए, मतलब आप इस तरफ में कह रहे हैं कि आप इनके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, अपने वो जो थंगजिंग हिल में जो मेटेज के सीक्रेट वो है वहां जाने नहीं देंगे। ये मतलब आप दोनों ही चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, बाहर है। आप एक ही स्टेट है। तो इसमें मतलब मुझे, मैं जब सोचती हूँ ये सब बातें, मतलब जब मतलब ये इसमें, क्योंकि आपने लेगेसी मीडिया में आप ये कवर करना बंद कर दिया है, मैती कुकी फाइट और मणिपुर। तो इसमें लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको एक ही स्टेट के अंदर वो कम्युनिटी के लोग वहां ऊपर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने और सरकार ने रोके भी, एक डिमांड कम्युनिटी की आई कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो रोकी भी। इस तरफ ये कह रहे हैं कि ना इनके घर को हमने वापस नहीं करेंगे, आप इम्फाल नहीं आ सकते, वो भी चल रहा है। जब से जातीय संघर्ष शुरू हुआ है मणिपुर में, हम लोग कई बार ग्रुप्स के नाम सुनते हैं कि जो लोकल, उनको मिलिशिया भी कहा जाता है। इनमें एक नाम आता है अरम्बाई तेंगोल का। ये पूरे ग्रुप का जो है, इस पे बहुत सारे, इस पूरे 2 साल के समय में बहुत सारे आरोप लगे हिंसा करने के। पर जो बाकी के ग्रुप्स हैं, जैसे कि कुकी ग्रुप्स थे जिनको मिलिटेंट माना जाता था, उनके साथ सरकार ने शांति समझौते किए, उनके साथ में सीज फायर एग्रीमेंट हुए और उनको फ्री मूवमेंट का अधिकार नहीं है। कुकीज़ का कहना है कि जो अरम्बाई तेंगोल है, इसके जो सदस्य हैं वो कई बार हथियारों के साथ में, कई बार मिलिट्री की पोशाक में, एनआईए के केसेस भी हैं। जी, उनके ऊपर एनआईए के केसेस भी हैं, इल्ज़ाम भी हैं, और इन लोगों को फ्री मूवमेंट मिला हुआ है। इस चीज़ को लेके ये इस पूरी उसमें अरम्बाई तेंगोल की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? और जैसे उनके जो लीडर हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते जो बयान दिया हथियारों को लेकर, उसे हम इस पूरे शांति के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें? देखिए, उन्होंने, आप शायद बीजेपी एमपी सनाजोबा का बात कर रहे हैं। सनाजोबा भी एक टिटुलर हेड है मणिपुर के, मतलब मेइतेई किंग है वो, कांगला फोर्ट का, मतलब अभी भी वो एक उसमें इम्पोर्टेंस है उनका। तो इन्होंने वन ऑफ द फाउंडर्स माना जाता है अरम्बाई तेंगोल। नाम इटसेल्फ, जो नाम दिया गया है वो भी एक हिस्ट्री है उसका। तो उसमें बात ये है कि वो दिन तो गया, मेइतेई राजा का दिन तो गया, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ना। तो उसमें आप अगर एक प्राइवेट जो अगर एक आर्म ग्रुप आप कैसे आपने कर लिया, क्योंकि आपने आपका तो अब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में विश्वास होनी चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो वो अलाउ करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो बहुत सारे आर्म्ड आउटफिट्स बैंड है मणिपुर में और रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो आपने वो खोल दिया, फिर उसके बाद वो आर्म्स लूट करने का बड़ा एलिगेशंस है। आरोप का क्या, उन्होंने वापस जब किया वो प्रूव भी हुआ कि इन्होंने लिए थे। तो ये सब हुआ, उसके बाद इनको बैन करने का, तो मुझे लगता है जब डर आ गया कि बैन हो जाएंगे ये लोग, तो सडनली ये लोग एक मतलब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या स्पोर्ट्स और का टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि ये बीजेपी के जो एमपी हैं सनाजोबा, उन्होंने वो कहा। लेकिन बात ये है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट पे कहा। उन्होंने यही कॉन्टेक्स्ट पे कहा जो थंगजिल हिल में जाने नहीं दिया, इनके सेक्रेट प्लेस है, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि लेकिन उन्होंने एक ट्रिकी चीज कही कि उनको इम्पोर्टेंस जो है, तो मैती समाज में जो अरम्बाई तेंगोल का एक इम्पोर्टेंस बिठाने की कोशिश की गई थी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, वो रेनस्टेट करने की कोशिश करी है उन्होंने। आप पॉलिटिकली आपको देखना पड़ेगा, एंड लीडर कौन है इनमें से, ये है। तो इनकी इंपॉर्टेंस एक पॉलिटिक्स वो प्ले कर रहे हैं समाज के ऊपर, मेइतेई समाज के ऊपर। क्या मेइतेई समाज ने कहा है कि आप हमें अभी मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं है या हमें कुछ और नहीं है, हमें बस प्राइवेट हमारा एक अपना ही एक चाहिए। पुलिस, मेइतेई पुलिस भी, मतलब मणिपुर पुलिस से भी अलग चीज हमें चाहिए, नहीं कहा गया। हाँ, कहने के लिए बीजेपी के एमपी जो सनाजोबा कह रहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर हैं। आप दायरे के अंदर बाहर भी आप पहुंचे। अगर आप लूट रहे थे, आप मतलब एनआईए आपके जांच कर रहे हैं, आप दायरे के बाहर गए थे। एनआईए इसके अलावा नहीं करते हैं। और बहुत सारे, जैसे याकूत ने भी एक स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी करा है, अगर ये प्रॉपर्टीज वगैरह जो अरम्बाई तेंगोल कंट्रोल कर रहा है, तो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? अगर प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान हो रहा है, अब कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर बारे है। में बताएंगे अपनी स्टोरी के इसी भाग को? जी, इस स्टोरी के पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी भी ऐसे लोग भी हैं जो कि मैतेई हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो कुकीज़ पड़ोसी हैं वो आ जाएं। कुकीज़ भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम वापस से एक साथ फिर से रहने लगे।
और जो स्टोरी जो का आइडिया जो आया था मेरे पास, वो भी मुझे किसी मैते से ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे ये जो मिलिटेंट ग्रुप है वो इस तरीके से काम कर रहा है, जो हमारे कुकीज़ रहा करते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़े में लेकर। अब आप मान लीजिए कि कोई शॉप है, वो पहले अपने कुकी ओनर को रेंट दिया करता था, अब वो दे रहा है इन मिलिटेंट्स को रेंट, और अगर वो अपने ओनर से बात करेगा तो उस पर फ़ाइन लगेगा। मैंने पूछा कि कितना फ़ाइन होगा, कि उसका कुछ नहीं पता है सर, जितना मांग लें, अगर ज़िंदा रहना है तो देना पड़ेगा। हम हमारी लाइफ जीने के लिए यहाँ पे हैं क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर दिया है। प्रशासन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? प्रशासन इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर आप पुलिस से स्टेटमेंट मांगेंगे तो वो बोलेंगे पुलिस हेडक्वार्टर चले जाइए। पुलिस हेडक्वार्टर अगर आप जाएंगे तो पुलिस हेडक्वार्टर बोलेगा कि हम एक डेली प्रेस रिलीज़ निकालते हैं, आपको उसी में जो इन्फॉर्मेशन है वही मिलेगी। पर आपके जो स्पेसिफिक सवाल है उनका जवाब उसमें नहीं दिया जाएगा। एक चीज मीनाक्षी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे अब ये जो याकूत ने कहा ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही याकूत ने। इन्होंने यही कहा कि इनको इन्फॉर्मेशन पहला किसने दिया? मेइतेई कम्युनिटी ने। तो मेइतेई कम्युनिटी को जब ये मतलब अरम्बाई टेंगोल और ये सब को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं मेइतेई कम्युनिटी का, ये ऐसे नहीं है। मेइतेई कम्युनिटी जो बहुत सारे लोग जो हैं साइलेंट है और वो शांति चाहते हैं। उनका घर का, उनका जो इम्फाल एक बढ़िया जगह बन के उठा था, वो जगह उनको चाहिए। हम जब जाते थे, मतलब वहां पे टूरिज्म हो रहा था, ये वो लोगों को पूरे एस्पिरेशनल इंडिया जो है ना, वहाँ के मणिपुरी के लोग भी एस्पिरेशनल इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी जाने के वो भी एक दहशत में, चाहे अपने ही कम्युनिटी के कोई दहशतदार हो, उनसे भी वो दहशत में नहीं रहना चाहते। लोग वहाँ पे बिजनेस भी बंद कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं कि जैसे किसी का क्लोथिंग का बिजनेस हुआ करता था, किसी का कुछ, वो बस अपना सामान बेच के कुछ और वहाँ से निकलना चाहते हैं, या कुछ और शुरू करना चाहते हैं, या घर बैठना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें डर है कि भाई हम कुछ बेचेंगे तो उसका परसेंटेज हमें कुछ इन ग्रुप्स को देना पड़ेगा। ये भी प्रेसिडेंट रूल ये हो रहा है, ये हो। और बहुत सारे जो मेइतेई फैमिलीज के लोग ही मैं जानती हूँ, कुकीज भी हैं और नागाज भी मैंने देखा है कि गुवाहाटी शिफ्ट किए हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों को पढ़ाना है, शांति में रहना चाहते हैं लोग, शांति में रहना चाहिए। ये जो नैरेटिव जो हम देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आगे बढ़ाते हैं, चाहे वहां के हो चाहे दिल्ली के हो, उसमें जो आम जनता का जो ये जो जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है ना, उस पे नहीं बात करते हैं। उनका जीवन बहुत अलग हो गया है। तो ये जो, और ऊपर से अलग होने का मतलब क्या है? आप अपना घर छोड़ रहे हैं, आप अपना जगह छोड़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना पड़ रहा है उसके लिए। तो ये सब जो है वो किसी, कोई लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उन लोगों ने ये सब तो फैक्टर इन नहीं किए थे ना कि इमीडिएट उसमें हो जाएगा। हाँ, तो ये भी लोगों का बात करना, दोनों तरफ से लोगों का बात करने का बहुत जरूरी है। जी, एक आखिरी सवाल है, आप दोनों इसका जवाब दे सकते हैं। एनआरसी की मांग भी वहाँ पर हुई है कि नागरिक रजिस्टर किया जाए, जैसा कि असम में हुआ था। ये क्या संभव है और क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? मैं थोड़ा एक बार अपना पॉइंट ऐड करूँगा, फिर मैम कंटिन्यू कर सकती हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, मेइतेई कम्युनिटी के लोग डिमांड करते हैं कि स्टेट में एनआरसी होना चाहिए, और कुकीज़ डिमांड करते हैं हमें कुकी लैंड दे दिया जाए, हमें मेइतेईस के साथ नहीं रहना है। और अब जैसे मेइतेईस की जो डिमांड है एनआरसी चाहिए, तो उन्हें किस डेट पे चाहिए? 51 पे चाहिए, 61 पे चाहिए, 71 पे चाहिए? क्या होगा? हाँ, क्या होगा, ये भी एक सवाल है। अब मान लीजिए दे दिया गया, एनआरसी की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है मणिपुर में, तो फिर एक सवाल उठेगा जो हम आसाम में देख रहे हैं कि आसाम में तो हर साल बाढ़ आती है, लोगों के घर बह जाते हैं। अब वहाँ तो लोग सरकार से ही सवाल करेंगे, आपके होते हुए हमारे घर जल गए, घर के साथ डॉक्यूमेंट्स जल गए, अब कैसे हम अपने आप की नागरिकता प्रूफ करें? आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो जैसे नैरेटिव एक है, मतलब फॉरेनर पूरे आ चुके हैं, ये वाली जो एक बेसिकली डर फैलाने के लिए ही है। मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर डर फैलाओ कि आपका तो सब कुछ चलने वाला है। जैसे हमने असम में भी देखा, सालों चले, मैं तो मतलब बड़े होके इतना साल, बस छोटे से हमने यही देखा है, लेकिन क्या हमने प्रॉब्लम सोल्व हुआ देखा है? नहीं देखा। हमने क्या देखा? एक 2-3 सेट्स ऑफ पॉलिटिशियंस आके अपना जिंदगी आगे बढ़ाए, वो लोग बड़े बड़े लोग बने, आम जनता के लोग का कोई फर्क कुछ नहीं पड़ा। और यदि कोई फॉरेनर थे भी तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें इतने बदलाव हुए और अंत में जो नतीजा भी आया
उससे भी कोई उसमें कोई दोनों साइड एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो एक टैक्स पेयर के इतने पैसे गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सब कुछ वो अगर शांतिपूर्वक सही से हो जाता, एक मॉडल बनता शायद, तो शायद वही वाला मॉडल मणिपुर पे भी लगा सकते थे। लेकिन आपका मॉडल ही फेलर है, आपका एनआरसी मॉडल ही फेलर हो गया, तो आप कहाँ और आगे स्टेट बढ़ाने जा रहे हैं? तो क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? आपको पॉलिटिकल गेन ही चाहिए, और आपको पॉलिटिकल गेन किसको मिलेगा ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार।